हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी प्रीवियस क्वेश्चंस 2011 से 2021 तक जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं सभी क्वेश्चंस का निचोड़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट दिया है और ये आप सभी का यूपी टेट सीडीपी क्वेश्चन पेपर है। निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। जो सर्वाधिक वांछनीय है उसकी वैधता होती है, मापक उपकरण के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, वैधता। किस प्रकार से, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किसी भी मापक उपकरण अथवा विधि में सर्वप्रथम विशेषता यह होनी चाहिए कि वह उस गुण अथवा गुणों का मापन कर सके जिसके लिए उसका प्रयोग किया जाना है। ऐसे मापक उपकरण को वैध उपकरण कहा जाता है और इसकी जो विशेषता होती है इसको क्या कहा जाता है, वैधता कहा जाता है, जो किसी मापक उपकरण के लिए वांछनीय है। तो आंसर आपने देखा है, वैधता सही है, बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है। तो अभिवृत्ति हो जाएगा, आंसर यहाँ पर बी सही है। सन 1927 में थर्स्टन ने अभिवृत्ति मापन के लिए तुलनात्मक निर्णय के नियम का प्रतिपादन किया है। और आप लोगों को पता है कि नियम से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर के पूछे जाते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। सन भी पूछा जाता है। तो 1927 में थर्स्टन ने अभिवृत्ति मापन के लिए कौन सा नियम प्रतिपादित किया है, तुलनात्मक निर्णय प्रतिपादित किया है। सन 1932 में लिकर्ट ने अभिवृत्ति मापन की योग निर्धारण विधि को विकसित किया है। कौन सी विधि है, योग निर्धारण विधि। ये किसके अंतर्गत आती है, अभिवृत्ति मापन के अंतर्गत आती है। यह लिकर्ट से संबंधित है, सन 1932 से। नेक्स्ट है उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है। आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, सृजनात्मकता का घटक है। मनोवैज्ञानिक बेरो ने सृजनशील बालकों की निम्न विशेषता बताई है। तो सृजनशील बालकों की विशेषता किसने बताई है, बेरोन ने बताई है। क्या क्या बताया है यहाँ पर, तो स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है सृजनशील बालक में, जटिल समस्याओं में रुचि होती है, एक साथ अनेक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता होती है, मौलिकता से परिपूर्ण होते हैं और उत्सुकता होती है। तो उत्सुकता जो है सृजनशीलता का मापक एवं परीक्षण है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, ये बताना है। तो मितव्ययिता हो जाएगा, आंसर यहाँ पर सी सही है। सृजनात्मकता से कौन संबंधित है, मौलिकता है, प्रवाह है, उपयोगिता है। ये अनिवार्य गुण किसके हैं, सृजनात्मकता के अनिवार्य गुण हैं। मितव्ययिता यहाँ पर गलत हो जाएगा, जो संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है गैगने निम्न में से किससे संबंधित है। तो अधिगम का श्रेणी क्रम से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में पूछा गया है और आपके यूपी सुपर टेट में पूछा गया है। तो आपके यूपी एस टेट में भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा स्कोर आप गेन करेंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, चैनल पे जुड़े रहिएगा। आप सभी की सीडीपी, हिंदी, एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू हैं और आगे भी आप सभी की जो साइंस है और आप सभी की संस्कृत है ये भी क्लासेस कंटिन्यू स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो आप लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो गैगने हैं इनका जो संबंध है किससे है, अधिगम का क्षेत्रीय श्रेणी क्रम से संबंधित है। और इनकी एक किताब है, कौन सी है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग है, ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने इसमें 8 प्रकार का वर्णन किया है। जो सीखने के 8 प्रकार हैं कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। संकेत अधिगम है, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम है, श्रृंखला अधिगम है, शाब्दिक अधिगम है, बहुभेदन अधिगम है, प्रत्यय अधिगम है, सिद्धांत अधिगम है, समस्या समाधान अधिगम है। अधिगम के ये 8 प्रकार बताए गए हैं और सरल से जटिल की ओर चलते हैं, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। आपको पढ़ना कैसे है, ऐसे पढ़ना नीचे से ऊपर की ओर। तो ये 8 अधिगम है और ये 8 अधिगम में से 2-4 आपको दे दिए जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि गैगने से कौन संबंधित है या नहीं है।
नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है ये बताना है। तो आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है। किस प्रकार से होगा? कालानुक्रमिक आयु होती क्या है? तो इसको वास्तविक आयु कहते हैं, जो आपकी रियल एज होती है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? तो मानसिक आयु बटे काल क्रमिक आयु, जिसे आप लोग रियल एज कहते हैं। रियल एज गुणे में 100 होता है। और बुद्धि लब्धि समानुपाती किसके होती है? मानसिक आयु के होती है। बुद्धि लब्धि 1 बटे कालानुक्रमिक समानुपात होती है। इसके बाद में बुद्धि लब्धि मानसिक आयु की समानुपातिक होती है। 4 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, या आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके 1 से 2 बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा। और आपने प्रीवियस कई क्वेश्चन देखे हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो ये व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है। व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है। और इसके अंतर्गत कितने वर्ष के बालकों का अध्ययन किया जाता है? तो आपने देखा कहीं कहीं पर 14+ वर्ष के बालकों की बात की गई है। और यहाँ पर बताया गया है कि इस परीक्षण के अंतर्गत 17 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों का 16शील गुणों को मापा जाता है। कितने गुणों को मापा जाता है? 16शील गुणों को मापा जाता है। 17 वर्ष से अधिक आयु व्यक्तियों के लिए यह मापन किया जाता है। और यह किससे संबंधित है? जो यह परीक्षण है कैटल से संबंधित है। 16 PF परीक्षण किससे संबंधित है? कैटल से संबंधित है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो 16शील गुण होते हैं ये कौन कौन से हैं? जिसमें ईमानदारी है, सत्यता है, अधिनायकवाद है, सत्य एवं अहिंसा है, कर्तव्य निष्ठता है, सहयोग है, परोपकार है, समय की पाबंदी है, व्यवहार है, कुशलता है, सामाजिकता है, सौम्यता है, आत्मविश्वास है, प्रभुत्व है, उत्साह एवं आत्मगौरव है। 16शील गुणों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। किससे संबंधित है? एक बार नोट कर लीजिएगा, कैटल से संबंधित है। व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? ये किसने दिया था? कैटल ने दिया था। किसने दिया है? कैटल ने दिया है। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल अर्थात तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत कैटल द्वारा दिया गया है। यहाँ पर आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, इसको क्या कहते हैं? तरल मोज़ेक कहा गया है और तरल ठोस हो जाएगा। कैटल के अनुसार बुद्धि के 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं। कौन कौन सा है? तो तरल बुद्धि है, दूसरा ठोस बुद्धि है। तरल मोज़ेक मतलब क्या है? तरल बुद्धि है और ठोस बुद्धि है। ये 2 प्रकार की बुद्धि है। यहाँ पर देख सकते हैं कि तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर समस्या को हल करने की योग्यता के रूप में परिकल्पित किया गया है। तो तर्क के आधार पर समस्या को हल करने के रूप में जाना जाता है, जबकि जो ठोस बुद्धि है इसको शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुभव पर आधारित ज्ञान के आधार पर जाना जाता है। ठोस बुद्धि को किसके आधार पर जाना जाता है? शिक्षण, प्रशिक्षण व अनुभव के आधार पर जाना जाता है। नेक्स्ट है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास है तो उत्तम स्थान क्या है? तो यहाँ पर जो सबसे उत्तम स्थान होता है वो है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन से हैं ये बताना है। तो यहाँ पर आवश्यकता हो जाएगा। और आवश्यकता सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये मैस्लो से संबंधित है। मैस्लो से संबंधित है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि आवश्यकता का जो सिद्धांत है अब्राहम मैस्लो से संबंधित है। नेक्स्ट है, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। अभ्यास के कारण होते हैं मतलब यहाँ पर सीखना हो जाएगा। अभ्यास के कारण होते हैं, इसको सीखना कहा जाता है। और किम्बले के अनुसार पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार जन्य क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन जो हैं ये अधिगम है। यहाँ पर आप लोग ये जो परिभाषा है इसे जरूर ध्यान रखिएगा। कौन सी परिभाषा कौन से मनोवैज्ञानिक ने दी है? 2 से 3 नंबर के ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? स्मृति से संबंधित चीजों को पहचान करना, चीजों को धारण करना और उसका स्मरण करना, पुनः स्मरण करना हो जाएगा।
लेकिन अनुभूति यहाँ पर नहीं होगा, तो आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, अनुभूति नहीं है। नेक्स्ट है मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत अभी आपने देखा है, क्वेश्चन आपके एक ही क्वेश्चन पेपर में 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो आवश्यकता का सिद्धांत हो जाएगा, पहला आंसर सही है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैस्लो के अभिप्रेरणा के सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है इसको क्या कहा जाता है, आवश्यकता का सिद्धांत। मैस्लो ने अभिप्रेरणा के लिए 5 आवश्यकता स्तर को बताया है। पहला स्तर है शारीरिक आवश्यकता, दूसरा है शारीरिक सुरक्षा, तीसरा है सामाजिक आवश्यकता और चौथा है यहाँ पर सम्मान की आवश्यकता, पांचवा है आत्मानुभूति। तो ये 5 स्तर बताए हैं, शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्मानुभूति। नेक्स्ट है प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है। तो यहाँ पर सत्ताधारी, मतलब देखिए अगर सत्ताधारी होगा तो किसी एक ही बच्चे का पक्ष लिया जाएगा या किसी एक घर के बच्चों का पक्ष लिया जाएगा या किसी एक जाति धर्म के बच्चों का पक्ष लिया जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। प्रजातांत्रिक नेतृत्व होना चाहिए, सभी के लिए समान होना चाहिए, यहाँ पर आंसर आपका बी सही है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, किससे संबंधित है, ड्रेबर से संबंधित है, ये ड्रेबर का कथन है। नेक्स्ट है चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ये बौद्धिक खेल है, यहाँ पर आंसर आपका बी सही होगा, बौद्धिक खेल है। चेस क्या होता है, शतरंज होता है। नेक्स्ट है अभिवृत्ति संप्रत्यय है, क्या है, संज्ञान परक है, क्रिया परक है, संवेगात्मक है, तो डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ये सभी है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है, तो बुद्धि सीखने की क्षमता होती है, अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है, समायोजन की योग्यता होती है, यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, पहला और दूसरा ये दोनों पॉइंट आपके सही हैं। फ्रीमैन ने बुद्धि को विश्लेषित कर इसको 3 रूपों में परिभाषित किया है। फ्रीमैन ने बुद्धि को विश्लेषित करके 3 रूपों में परिभाषित किया, 3 रूप यहाँ पर देख सकते हैं। ये किससे संबंधित है यदि आपसे पूछा जाए, अमूर्त चिंतन के रूप में सीखने की योग्यता, समायोजन की योग्यता किससे संबंधित है, फ्रीमैन के अनुसार संबंधित है, यहाँ पर फ्रीमैन हो जाएगा। इसके बाद में है प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का डैश से है, अधिगम बोध से, तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो चिंतन और कल्पना है। थॉर्नडाइक के अनुसार जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण का आधार है चिंतन और कल्पना है, डी आंसर यहाँ पर सही है। थॉर्नडाइक ने 3 प्रमुख नियम दिए हैं और 5 गौड़ नियम दिए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है, भूलने का सिद्धांत यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतीपकारी अवरोध, आंसर यहाँ पर बी सही है। देखिए प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, यहाँ पे कंपटीशन में अवरोध की बात की गई, रुकावट की बात की गई, गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर बी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय, किसके सिवा दर्शाया जा सकता है, तो संबंध के। मानसिक विकार, मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं उसमें आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, ये आपका मानसिक विकार है, आपने अपने माइंड में ये थॉट बिठा लिया है कि किस्मत साथ नहीं दे रहा, भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो भाग्य नाशा हो जाएगा। तनाव है, चिंता, ये सभी किससे संबंधित है, मानसिक विकार से संबंधित है। साथ में यहाँ पर भूल एवं त्रुटि भी मानसिक विकार है। नेक्स्ट है बालक के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है, सभी को पता है किशोरावस्था, और इसको किसने परिभाषित किया है, स्टैनले हॉल ने परिभाषित किया है। नेक्स्ट है पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश पर प्रयोग करके किया था, किस पर किया था, तो कुत्ते पर किया था, और चूहे व यहाँ पर कबूतर, चूहे व कबूतर पर किसने प्रयोग किया है, तो स्किनर ने किया है, स्किनर ने किया है। नेक्स्ट है यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सीखने के वक्र हैं, क्या है, तो प्रगति के सूचक है, सीखने के वक्र क्या है, प्रगति के सूचक है। नेक्स्ट है अध्यापन के समय अध्यापक को चाहिए कि निम्न में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखा जाए, जो सर्वाधिक ध्यान है वो व्यक्तिक भिन्नता हो जाएगी, आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। विषय वस्तु जो आप पढ़ा रहे उसका ध्यान रखें, गलत हो जाएगा। विद्यार्थी की आयु, ये भी नहीं है।
पारिवारिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की है, कैसी है, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कुर्ट लेविन के अनुसार समय में जो परिवर्तन होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिशीलता। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य और डैश में घनिष्ठ संबंध है, तो समायोजन में, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध होता है। किसके अनुसार, लेडल के अनुसार। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है, अधिगमकर्ता को मतलब सीखने वाले को, तो यहाँ पर सृजनशीलतावाद हो जाएगा, सृजनशीलतावाद, आंसर डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्न में से स्मरण करने की कौन सी विधि है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिश्रित विधि है, विचार सहचर्य विधि, आंसर यहाँ पर सी सही है। तो ये 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और ये प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज है, इसलिए आप सभी लोग जरूर वॉच करते रहिएगा। 2011 से 2021 तक सभी क्वेश्चंस का रिवीजन कर लीजिएगा और यदि आप सभी लोग इतना ही पढ़ लेते हैं तभी 100% यूपी टेट आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।